नमस्कार, मैं शुभम जैन। कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी सीपी जोशी ने लोकसभा चुनावों के लिए आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते समय उनके साथ प्रदेश के पूर्व मंत्री रामलाल जाट, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धीरज गुर्जर और हिंदोली विधानसभा के विधायक अशोक चांदना मौजूद रहे और इसके साथ साथ कई अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। अपने नामांकन के बाद वह एक जनसभा करने के लिए पहुंचे, जो भीलवाड़ा के एक निजी रिसोर्ट में आयोजित की गई थी, जहां पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, ब्लॉक अध्यक्ष सभी लोग शामिल हुए। राजसमंद से लोग आए, भीलवाड़ा के सभी विधानसभाओं से नेता पधारे और उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांगा, लोगों से अपील करी। इसके साथ साथ प्रदेश के पूर्व मंत्री गोविंद डोटासरा, रघु शर्मा भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आम जनसभा में पहुंचे। सीपी जोशी ने अपना नामांकन भरा और कहा कि हमने पिछला चुनाव जब जीता था तो उसके बाद शहर को चंबल परियोजना दी और जिसके कारण शहर की प्यास बुझ सकी। उन्होंने कहा कि हम अगला चुनाव आने वाली तकनीकों पर लड़ना चाहते हैं और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना चाहते हैं और किस तरह से नई तकनीक का इस्तेमाल कर रोजगार सृजन किया जा सकता है और देश और राजस्थान और भीलवाड़ा को आगे बढ़ाया जा सकता है। इन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसे। इसके साथ साथ नामांकन रैली या जनसभा जिसे कहें, उसमें भी जमकर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसे गए, उनकी आलोचना की गई और कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, बल्कि राम मंदिर आम जनता के लोगों के पैसे से बना है, लेकिन बीजेपी वाले उसका वोट मांग रहे हैं। ये बात कांग्रेस के नेताओं ने कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीपी जोशी ने पिछली बार कहा था कि जब तक वो शहर की प्यास चंबल के पानी से नहीं बुझा देंगे तब तक अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अब जब चंबल का पानी भीलवाड़ा वासियों को मिल गया है तो वो फिर से आपका वोट मांगने आए हैं, इसीलिए हमें उन्हें जिताना है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं ने कहा। इसके साथ साथ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हमें लोगों के बीच जाना है और विकास की बात कर विकास के मुद्दों पर लोगों से उनका वोट मांगना है, अपनी झोली में लेना है। ये कहना था कांग्रेस के नेताओं का। कई कांग्रेस नेता मौजूद थे। चलिए आपको सुनाते हैं सीपी जोशी ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से क्या कहा। आज मेरी पार्टी के नेतृत्व ने फैसला किया कि आपको भीलवाड़ा से चुनाव लड़ना है और मेरे कार्यकर्ताओं के सबके मन में ये थी कि आप यहाँ पर आइए, चुनाव लड़िए। कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीदवार के रूप में हम सबकी इच्छा है कि आप भीलवाड़ा के चुनाव लड़ें और इसीलिए मैंने यहाँ पर आकर निर्णय लिया कि जब मेरा पहले वाला वादा था कि जब मैं पीने की पानी की व्यवस्था कर दूंगा तब चुनाव लड़ूंगा, ये अवसर मिला और इस अवसर के कारण मैं उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है वो यहाँ पर बच्चों के रोजगार के अवसर प्रदान करना। और जिस तरह की टेक्नोलॉजी बदल रही है, आज हम कल्पना नहीं करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद इस हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में जिस तरह का परिवर्तन होगा उसमें और एम्प्लॉयमेंट की संभावना बढ़ेगी जब हम हमारे बच्चों को उसके लिए अपने तैयार करें। इस तरह की इंस्टीट्यूट यहाँ पर आनी चाहिए। मैं 98 में मंत्री बना, आप जानकर आश्चर्य करेंगे आईटी हिंदुस्तान में आ गई थी, लेकिन आईटी में तमिलनाडु और बेंगलोर में 80,000 बच्चा एससी के अंतर्गत आईटी पढ़ाई कर रहा था 98 तक। राजस्थान में आईटी का ब्रांच ही नहीं थी। ये भी सौभाग्य मुझे मिला जब मैं 98 में मंत्री बना, तब आईटी की ब्रांच राजस्थान में प्रारंभ की। मैं ये महसूस करता हूं कि समय आ गया है कि जो ये बदलाव हो रहा है उस तरह के इंस्टीट्यूट यहाँ पर आने चाहिए जिससे यहाँ का क्षमतावान बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ सके और जो समाज में परिवर्तन हो रहा है उस तरह के लिए एजुकेशन लेकर आगे आकर एम्प्लॉयमेंट के अवसर को उपलब्ध करा सके। और आज के देश 2014 के पहले का देश, 2014 का पहले का देश, इस देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बड़ी, एजुकेशन में क्या हुआ, हेल्थ में क्या हुआ, एग्रीकल्चर में क्या हुआ, क्या यहाँ पर कृषि जीन्स पैदा होते थे, हमने हरित क्रांति भी की है, हमने दूध की क्रांति भी की है, हमने साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया है, हमने अटलांटिका की जाने की व्यवस्था की है, हमने चंद्रमा में पहुंचने की व्यवस्था की है, परमाणु व्यवस्था करने का काम किया। ये काम हम संसदीय लोकतंत्र में कर सके क्योंकि हमारे पार्टी के नुमाइंदे अलग अलग सांसद बनकर जाते थे और बहुमत के आधार पर देश के प्रधानमंत्री बनते थे और नेतृत्व करके कांग्रेस पार्टी ने नीति बनाकर देश का निर्माण किया। इस देश में संसदीय लोकतंत्र में आज पार्टी के वोट नहीं मांग रहे। आप में से कोई मुझे बताया तो भारतीय जनता पार्टी के नोमिना के यहाँ पर वोट मांग रहे हैं? नहीं, मोदी जी के वोट मांग रहे हैं। तो संसदीय लोकतंत्र की क्या लोकतंत्र? तो सबसे बड़ी आवश्यकता है
संसदीय लोकतंत्र इस देश में बना रहे, अलग अलग राजनीतिक पार्टी के विचारधारा के लोग अलग अलग विचारधारा के प्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच में जाए, अपनी नीतियां बनाए और बहुमत के आधार पर सत्ता बनाकर नीति बनाकर देश का निर्माण करे। ये काम नहीं होगा तो जिस इलाके की समस्या है, यहाँ सांसद थे, दिल्ली की 10 साल की सरकार है, इस इलाके की समस्या के लिए एक शब्द बोले, कोई निर्णय करने का काम किया? यदि जनप्रतिनिधि किसी का नॉमिनी होगा, किसी पार्टी का नॉमिनी होगा, उन दोनों में अंतर है। यदि यहाँ का सांसद जो समस्या जानता है वो बेंगलोर का सांसद नहीं जानता, बेंगलोर का सांसद है वो केरल की समस्या नहीं जानता। अलग अलग इलाके की अलग अलग समस्या है, वो उस पार्टी का नुमाइंदा अपने इलाके की समस्या को उठाकर देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये संसदीय लोकतंत्र है। इसलिए संसदीय लोकतंत्र बना रहे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और ये काम कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। संख्या के आधार पर जो बात करते हैं वो एप्रीहेंशन करना चाहते हैं, लोगों में भय पैदा करना चाहते हैं। हम संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम जनता के बीच में। आप नई पीढ़ी के लोगों को ये मालूम है, देश आजाद होने के बाद इस देश में सोमनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कौन देश पार्टी का नेतृत्व करने वाले? क्या राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति नहीं थे? क्या सोमनाथ जी का मंदिर निर्माण नहीं किया? मंदिर निर्माण करने से देश की समस्या का निदान हो गया। मंदिर भी हमने निर्माण किया, नीति भी हमने बनाई और देश का निर्माण करने का काम किया, ऐसे देश आगे बढ़ा। मंदिर बनाने का उन्होंने काम किया, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मंदिर बनना चाहिए, सबकी आस्था है, और मंदिर बनने से देश की समस्याओं का निराकरण नहीं होता। 10 साल में हमने कहा बेरोजगारी दूर करेंगे, हमने महंगाई दूर करेंगे। क्या बेरोजगारी दूर करने के लिए काम किया? तो महंगाई दूर करने के लिए काम किया। इसलिए धर्म और आस्था व्यक्तिगत निष्ठा का सवाल होता है। देश को निर्माण करने का काम नीति के आधार पर होता है, और नीति निर्माण का काम हर पार्टी को करना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग विचारधारा होती है, नीति भी होती है, उसी से प्रभावित होकर लोग वोट देते हैं और उनको अवसर मिलता है। तो नीति के आधार पर देश का निर्माण करना चाहिए। 10 साल पहले जो मुद्दे थे, सरकार बनने के बाद मुद्दे वो के वही हैं, वही महंगाई है, वही अनएम्प्लॉयमेंट है, वही एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए कोई काम नहीं हुआ। इसलिए मैं समझता हूं कि इस देश के नौजवान पीढ़ी के लोगों को समझने की आवश्यकता है। देश आजाद होने के बाद यदि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संसदीय लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता, नीति बनाकर देश का निर्माण नहीं करता, तो दुनिया में आज ताकतवर देश बनकर उभरा है वो 2014 में नहीं बना। 1947 से लगाकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में नीतियां बनाकर जो काम किया, तब हम दुनिया में ताकतवर देश बनकर उभरे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस संदर्भ में समस्याओं के बारे में जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है।